लिखो रहा इक्वेशन सॉल्व कर, देखो रहा अगर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं H इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, मैंने इक्वेशन लिखी H इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। अच्छा, T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो T रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे सरफेस टेंशन, R वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस। हाँ तो ठीक है ना, क्या हो गया था? रो वहां पे डेंसिटी थी, G वहां पे क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। H वहां पे क्या थी? तो वहां मैंने क्या बोला था? मैं चेक करो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। तो चेक करो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी? क्या है? लिखो एक क्वेश्चन लिखो जरा। अ बूमरंग हैज मास m, ये कर चुके थे ना क्वेश्चन अपन लोग, तो लिखो वहां पे अ बूमरंग हैज मास m, सरफेस एरिया a। अ बूमरंग हैज मास m, सरफेस एरिया a। A boomerang has mass m, surface area a, radius of curvature r, and it is moving with velocity v in air, and it is moving with velocity v in air of density rho, and it is moving with velocity v in air of density rho। लिखा इतना? the resistive force on it should be अब चार ऑप्शन दिए और चारों ऑप्शन लिखो जरा। पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है 2 रो वी ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ रो एम अपॉन पाई ए आर, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन लिखो वहां पे 2 रो वी स्क्वायर ए, 2 रो वी स्क्वायर ए बाय आर इंटू लॉग ऑफ लिखो वहां पे रो ए अपॉन पाई एम। फिर तीसरा लिखो ऑप्शन वहां पे 2 रो वी स्क्वायर ए इंटू लॉग ऑफ रो ए आर अपॉन पाई एम। और जो फोर्थ ऑप्शन है वहां पे लिखो वहां पे 2 रो वी स्क्वायर ए बाय आर स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ रो ए आर अपॉन पाई एम। अच्छा, रो वहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डेंसिटी। तो सिंबल लिखवाया नहीं लिखवाया वहां पे? रो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी, वी क्या है? वेलोसिटी,
ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया, आर वहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस, और एम वहां पे क्या था, मास। बोलो अब क्या करोगे वहां पे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब हम 11th में पढ़ते हैं 12th में पढ़ते हैं तो बूमरंग नाम का कोई पार्टिकल आता ही नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि सिलेबस में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है या एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो सिलेबस में है ही नहीं। भाई 11th 12th की फिजिक्स में ऐसा कोई पार्टिकल आता ही नहीं है। तो अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो हमने सिलेबस में पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब है कि वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन पे क्या है, बेस्ड है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, कितने एंगल पे मोटरसाइकिल क्या करेगा, बेंड करेगा, वो एंगल भी हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो 11th 12th में हम बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमने सिलेबस में पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है यूनिट एंड, ये किसका फॉर्मूला बोल रहा है, अभी जो 4 ऑप्शन है किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। इसका मतलब है कि जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, बताओ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, ml_t-2। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो वहां पे किसके बराबर होगा, ml_t-2 के बराबर होगा। तो करके देखो वहां पे, बुक करी परचेज, हाँ क्यों, अब किसका वेट कर रहे हो तुम लोग, किसी ने परचेज नहीं करी, अबे लिखवाया था नहीं लिखवाया था कि सिंगेज का वॉल्यूम 1 परचेज करना है, किया, अरे कैसे नहीं मिल रही, अमेजोन पे जाके देखो दिखा रहा है ऑनलाइन में, तुमने ऑनलाइन चेक करी, कौन से बुक स्टोर पे गए थे, क्या, अरे मम्मी की जाती, तुम भी जाओ ना यार शॉप तक, बुक स्टोर तो यहाँ कहीं भी होगा पीछे, नहीं है, तेरी भी पहली क्लास है आज, तो लेक्चर नहीं मांगा था किसी से, बोलो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। अबे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या चेक करेंगे, लॉग के साथ वाली टर्म क्या होती है, तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे इनमें से कौन सी टर्म, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म कौन सी डायमेंशनलेस है। भाई जो भी करेक्ट फॉर्मूला होगा उसमें सबसे पहली टर्म तो इतनी ना कि लॉग के साथ वाली टर्म क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन चेक करो जरा, डायमेंशनलेस है क्या, बोलो डेंसिटी का क्या था, अबे यहां पे अगर चेक करोगे तो डेंसिटी क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ml-3 था कि नहीं था, अबे था, m वहां पे क्या है, मास, पाई तो मैथ्स का कांस्टेंट है,
वो डायमेंशन लेस था। एरिया कोई सा भी हो, एल स्क्वायर, रेडियस बताओ ये डायमेंशन लेस हो पाएगा क्या? अभी डायमेंशन लेस का वन बन पाएगा क्या? क्या बनेगा यहाँ पे? m इंटू एम क्या हो गया? एम स्क्वायर, एल की पावर -3, यहां पे एल क्यूब, ऊपर जाके क्या बन गया? तो डायमेंशन लेस है क्या? तो पहला ऑप्शन तो वहां पे क्या हो गया। अब दूसरा वाला चेक करो यार। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि लॉग के साथ वाली टर्म डायमेंशन लेस होगी। कब लिया एडमिशन? कल लिया? तो पूछा नहीं कि जो क्लास हो गई इसकी कुछ लिंक विंक है क्या? ऐसी है? तो तू कहाँ था? क्या? अंडर 19 के मैचेस चालू। वाह, हाँ क्या है ये टर्म डायमेंशनलेस है क्या? अबे सेकेंड ऑप्शन चेक करो ना। नहीं है ना? फिर थर्ड वाली चेक करो जरा। थर्ड वाले में अगर आओगे तो क्या लिखा है वहां पे? डेंसिटी, डेंसिटी हो गया ml-3, एरिया का एल स्क्वायर, रेडियस का एल, पाई का 1, m से m कैंसिल आउट होगा, यहां पे l की पावर -3, यहां पे l क्यूब, तो ये क्या देगा? 1। तो बताओ ये टर्म वहां पे डायमेंशन लेस आ गई कि नहीं आ गई? फिर क्या लिखवाया था वहां पे? लॉग के साथ वाली टर्म अगर डायमेंशन लेस होगी तो पूरी लॉग वाली टर्म भी क्या हो जाएगी? तो अब क्या बचा चेक करने के लिए? 2 रो v स्क्वायर a, 2 तो क्या हो गया? मैथ्स का कांस्टेंट। रो वहां पे क्या थी? डेंसिटी, डेंसिटी क्या थी? ml-3। वेलोसिटी क्या थी? lt-1 का होल स्क्वायर, एरिया कितना? एल स्क्वायर। अब चेक करो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पे तो आ गया m, फिर यहां पे क्या हो गया? एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर तो l टू दी पावर 4, यहां पे l टू दी पावर -3, तो l बनेगा। t टू दी पावर -1 का स्क्वायर कितना देगा? बताओ mlt-2, यही हमारा फोर्स के बराबर है कि नहीं है? तो अब तुम क्या बोलोगे? अबे ऑप्शन सी क्या है? सही है भाई, डायमेंशनली मैच कर गया कि नहीं मैच कर गया? लेफ्ट हैंड साइड भी फोर्स है, राइट हैंड साइड भी फोर्स है, तो जो थर्ड होगा, थर्ड हमारा वहां पे क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तुम्हारी पहली क्लास है। लिखा इतना? रब करूं? फिर देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि ग्राउंड है और ग्राउंड पे यहां कहीं एक ट्रॉली है, और मान लो ये ट्रॉली चलना स्टार्ट करती है राइट की ओर, और जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे टी की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। तो हमारे पास एक ट्रॉली है, ट्रॉली कहां जा रही है? राइट की ओर।
जिस टाइम पे ट्रॉली चलना स्टार्ट होती है उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, तो टी की वैल्यू कितनी? 0। अब कुछ टाइम बाद ट्रॉली मूव करके यहां कहीं पहुंच गई और फिर से हमने क्लॉक पे टाइम नोटिस किया और मान लो टाइम हमें दिखाई दिया 8 सेकेंड। तो जो भी ट्रॉली है, ट्रॉली कंटिन्यूसली कहां जा रही है? राइट की ओर। t इक्वल से 0 पे ट्रॉली चलना स्टार्ट करती है, 8 सेकेंड पे ट्रॉली हमें यहां कहीं दिखाई देती है। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि 8 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है उसमें ट्रॉली की स्पीड कितनी है? एक तो मैं पूछ रहा हूं कि 8 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है उसमें ट्रॉली की स्पीड क्या है, और दूसरा मैं पूछता हूं कि ट्रॉली की स्पीड 8th सेकेंड पे क्या है। दोनों में डिफरेंस है क्या? क्या मैंने बोला? 2 सेंटेंस में बोल रहा हूं। एक में क्या बोल रहा हूं कि ट्रॉली की स्पीड 8 सेकेंड के टाइम इंटरवल में क्या है, 8 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है उसमें ट्रॉली की स्पीड क्या है, और दूसरा मैं क्या पूछ रहा हूं, ट्रॉली की स्पीड 8th सेकेंड पे कितनी है। अबे दोनों में डिफरेंस है या नहीं है कि सेम है सेंटेंस? हाँ, अबे कहां से सेम बोल रहे हो? मैंने पूछा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ट्रॉली ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 8 सेकेंड, और सेकेंड केस में क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रॉली एट t इक्वल टू 8 सेकेंड। तो दोनों का मीनिंग सेम है क्या? एक मैं पूछ रहा हूं कि 8 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है उसमें कार की स्पीड क्या रही, तो हम पूरे टाइम की बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं। और दूसरे केस में पूछ रहा हूं कि 8 सेकेंड पे कार की स्पीड क्या थी, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है? अबे है कि नहीं है? तो फर्स्ट केस में हम इंटरवल की बात कर रहे हैं और सेकंड केस में क्या पूछ रहे हैं कि जिस टाइम पे हमारी घड़ी में 8 सेकंड हुआ उस टाइम पे ट्रॉली की स्पीड कितनी है, यही है कि नहीं है वहां पे? तो जब हम पूछते हैं कि ट्रॉली की स्पीड 8 सेकंड पे कितनी है, तो उस स्पीड को हम बोलते हैं वहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैंने तुमसे पूछा कि कार की स्पीड 8 सेकंड पे कितनी है, तो कौन सी है? उस टाइम पे कितनी है। और मैं अगर पूछ रहा हूं कि 8 सेकंड के टाइम इंटरवल में कार की स्पीड कितनी रही, तो वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइम इंटरवल की। तो जब कोई चीज हम टाइम इंटरवल में मेजर करते हैं तो वो जो स्पीड रहती है उसको हम एवरेज स्पीड रीड करते हैं। देखो ऐसा बोलते नहीं बोलते? अब मान लो कोई एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट हुआ? 0 पे स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब एक्सपेरिमेंट 0 पे स्टार्ट हुआ, फिर क्लॉक में 1 सेकेंड हुआ होगा, फिर वहां पे क्या होगा, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड हुआ होगा, 2 सेकेंड से, तो ऐसे ही टाइम बढ़ा होगा नहीं बढ़ा होगा, और लास्ट में क्या आया होगा? लास्ट में आया होगा 7 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड तक। ऐसे टाइम चला नहीं चला? अब मैं अगर बोलता हूं 0 से 1 सेकेंड के बीच का कुछ टाइम है कि नहीं है? 0 से लेके 1 सेकेंड के बीच का कुछ टाइम है कि नहीं है? और 0 से 1 सेकेंड के बीच का जो टाइम रहता है उसको हम बोलते थे फर्स्ट सेकेंड ऑफ मोशन। 1 से 2 के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड सेकेंड। 2 से 3 के बीच का जो टाइम रहता है इसको हम बोलते हैं थर्ड सेकेंड। 7 से 8 के बीच का जो टाइम रहता है इसको हम बोलते हैं 8th सेकेंड। ऐसा बोलते ही नहीं बोलते? तो अगर मैं कभी बोल रहा हूं थर्ड सेकेंड में पार्टिकल कितना चला, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, जैसे मान लो इसी ट्रॉली की बात करो, मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि ये ट्रॉली 8 सेकेंड में कितनी चली, अबे ये ट्रॉली 8 सेकेंड में कितनी चली, तो 8 सेकेंड में ट्रॉली कितना चली? 8 सेकेंड में ट्रॉली x चली। तो x क्या है? x यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रॉली है, किसमें? अरे पूरे 8 सेकेंड में। अगर मैं पूछूं कि ये ट्रॉली 8th सेकेंड में कितनी चली, ये ट्रॉली 8th सेकेंड में कितनी चली,
तो कैसे कैलकुलेट करते थे? अबे 9/10 ये काइनेमेटिक्स। मैं अगर पूछ रहा हूं कि 8 सेकंड में ट्रॉली कितनी चली तो x है, और अगर मैं पूछ रहा हूं 8th सेकंड में कितनी चली तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 8th सेकंड का मतलब होता है कि पहले हम ये कैलकुलेट करें कि ट्रॉली कहीं यहां कहीं होगी कि नहीं होगी, और यहां पे t की वैल्यू कितनी रही होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहां पे 7 सेकंड में अगर पार्टिकल कितना चला, x1 चला, 8 सेकंड तक कितना चला, x2, तो 8th सेकंड में कितना चला, तो 8 सेकंड में जो चला होगा वो x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा? अबे था कि नहीं था? तो वहां पे एक फॉर्मूला था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। अगर किसी पार्टिकल ने nth सेकंड में कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसका फॉर्मूला था u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ऐसा कोई फॉर्मूला था 9th में? अबे 3 इक्वेशन क्या उंडी ला रहे हो? 3 इक्वेशन थी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, ये था कि नहीं था वहां पे? तो वहां पे एक फॉर्मूला ये नहीं था कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड, नहीं था? तो कैसे कैलकुलेट करते थे? क्वेश्चन में अगर कहीं बोल रहा है कि पार्टिकल ने 8th सेकंड में कितना चला तो क्या करेंगे? अबे पार्टिकल 8th सेकंड में कितना चला तो हम क्या करेंगे, पहले 8 सेकंड में निकालेंगे, फिर 7 सेकंड में निकालेंगे, दोनों को वहां पे क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही कैलकुलेट करते नहीं कैलकुलेट करते हो? और मैं अगर पूछ रहा हूं कि पार्टिकल 8 सेकंड में टोटल कितना चला, तो फिर हम 0 से लेके कहां तक कंसीडर करते थे, 8 तक कंसीडर करते थे। तो ये एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला बताता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इन nth सेकंड। अब बताओ, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है क्या? ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है क्या? ये समझ में मैंने क्या बोला है? अभी सबसे पहले ये बताओ, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है? हाँ, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अबे n रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस। तो अब ये बताओ मुझे, s अगर डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l होगा कि नहीं होगा? होगा। ये क्या है? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होता है? प्लस ए क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या था? l t-2।
टाइम के साथ टाइम क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, अब जो राइट हैंड साइड है वही लेफ्ट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल रहा है, अबे लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल रहा है, एल, यहां पे क्या मिल रहा है, एल टी माइनस वन, तो ये और ये सेम है क्या, तो फिर कहां से बोल रहा है डायमेंशनली करेक्ट है, हाँ? अबे कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी होती है ना जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या करते हैं, मैच करते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट, कि करेक्ट, करेक्ट, हाँ, ये इक्वेशन क्या है डायमेंशनली, कि करेक्ट है। अच्छा, दो चीजें मैंने बोली थी, एक तो होता है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, दूसरा क्या है, फिजिक्स में ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो फिजिक्स में ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, हाँ, फिजिक्स में नहीं है करेक्ट, ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिक्स में भी करेक्ट है। फिजिक्स में ऐसा फॉर्मूला होता है, मैंने बोला है, तो मैंने क्या लिखवाया था, जो इक्वेशन अगर फिजिक्स में करेक्ट होगी तो डायमेंशनली क्या होगी, लेकिन कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई जरूरी है कि फिजिक्स में करेक्ट होगी, तो मैंने बोला कि ये इक्वेशन फिजिक्स में होती है, तो ये इक्वेशन अगर फिजिक्स में होती है तो इसका मतलब इक्वेशन डायमेंशनली क्या होनी चाहिए, हमें लग रहा है कि ये इक्वेशन कैसी है, इनकरेक्ट है, लेकिन अगर इसको प्रूफ करने जाओगे ना तो देखो प्रूफ कैसे करते हैं। वहां पे मान लो यहां पे कोई पार्टिकल था, ये पार्टिकल कब चलना स्टार्ट किया, t इक्वल्स 0 पे, मान लो कोई पार्टिकल है t इक्वल्स 0 पे चलना स्टार्ट करता है विथ इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन a। अब मैं पूछता हूं कि ये पार्टिकल 8 सेकंड तक कितना चला, एक पार्टिकल है जो t इक्वल 0 पे चलना स्टार्ट करता है, अब मैं पूछता हूं कि ये पार्टिकल 8 सेकंड तक कितना चला, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, हम इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस, बताओ ये इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन बताती है t टाइम बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, तो ये पार्टिकल 8 सेकंड में कितना चला, तो इसको मैंने बोल दिया s8, तो S8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अबे S8 वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिस्टेंस जो पार्टिकल ने क्या किया है, ट्रेवल किया है, कितने टाइम में, 8 सेकंड के टाइम इंटरवल में। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू यही होगी कि नहीं होगी, S इक्वल्स टू यू, टी कितना हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा हाफ a इंटू क्या हो गया 8 का स्क्वायर, इसको S8 बोलोगे ही नहीं बोलोगे। अच्छा, मैं अगर पूछता हूं कि पार्टिकल ने 7 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पार्टिकल ने 7 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 7 सेकंड तक पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो S7 होगा कि नहीं होगा वहां पे। अब S7 की वैल्यू क्या होगी, अगर तुम S7 कैलकुलेट करने जाओगे तो S7 की वैल्यू क्या होगी, UT प्लस हो जाएगी वहां पे हाफ A, तो ये पार्टिकल ने स्टार्टिंग से डिस्टेंस ट्रेवल किया है 8 सेकंड तक, ये पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है स्टार्टिंग से लेके कहां तक, 7 सेकंड तक। अब मैं अगर पूछता हूं कि पार्टिकल ने 8th सेकंड में, पार्टिकल ने 8th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब 8th सेकंड का मतलब मैंने क्या लिखवाया, मैंने लिखवाया 0 से 1 के बीच का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेकंड, 1 से 2 के बीच का, 2 से 3,
3 से 4, 4 से 5, इस तरह चलेगा। फिर 5 से 6, 6 से 7, फिर वहां पे क्या होगा? तो ये अगर तुम्हारा फर्स्ट सेकंड कहलाता है, सेकंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, तो जब मैं लिखता हूं 8th सेकंड, तो इसका मतलब क्या होता है? 8th सेकंड का मतलब है 7 से 8 के बीच में क्या हुआ। तो ये पार्टिकल 8th सेकंड में कितना चला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो अगर मेरे को लिखना है S8, तो इसका मतलब क्या है? पार्टिकल 8th सेकंड में कितना चला, तो 8th सेकंड में पार्टिकल यही चला कि नहीं चला, इसको मैं S8 बोल रहा हूं। तो पार्टिकल 8th सेकंड में कितना चला, तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? S8 माइनस S7 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर मैं कभी तुमसे बोलता हूं कि पार्टिकल 5th सेकंड में कितना चला, तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? S5 माइनस S4 करोगे ही नहीं करोगे? अगर मैं कभी तुमसे बोलता हूं कि पार्टिकल nth सेकंड में कितना चला, तो अब क्या करोगे? अबे पार्टिकल nth सेकंड में कितना चला, तो हम क्या करेंगे? Sn माइनस S n-1। देखो ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे वहां पे? तो अगर nth सेकंड में कैलकुलेट करना है तो हम Sn माइनस क्या करेंगे? Sn-1 करेंगे कि नहीं करेंगे? अब सबसे पहले चेक करो जरा Sn क्या होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करो जरा। जब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो Sn का मतलब क्या होगा? U इंटू n प्लस क्या हो जाएगा? हाफ A n स्क्वायर। ये पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है n सेकेंड तक। फिर अगले स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? n-1, तो ये क्या हो जाएगा? U n-1, ये हो जाएगा हाफ A। अच्छा ये 1 क्या है यहां पे? ये 1 यहां पे टाइम है कि नहीं है? अभी यहां पे 5 सेकंड था, यहां पे 4 सेकंड था, तो इसको लिखने का तरीका यही है कि नहीं है? तो यहां पे अगर हम 1 की बात कर रहे हैं तो 1 डायमेंशनलेस है क्या? नहीं। इसकी यूनिट क्या है? अच्छा, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है Sn-1। तो nth सेकंड में पार्टिकल कितना चला, तो दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करें। अब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो un प्लस an स्क्वायर बाय 2 माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा u इंटू n-1 प्लस क्या हो जाएगा? a बाय 2 है इतना, a बाय 2 साथ में आ जाएगा वहां पे n-1 का। बताओ ऐसे ही कैलकुलेट करोगे नहीं कैलकुलेट करोगे? अच्छा अब इसको आप सिंप्लीफाई करो जरा, चेक करो जरा सिंप्लीफाई करने पे क्या बनता है। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा un प्लस an स्क्वायर बाय 2 होगा माइनस, अब इसका क्या हो जाएगा? u इंटू n, यहां पे माइनस यू। अच्छा देखना, अब u इंटू -1 है कि नहीं है? तो हमने लिखा माइनस यू, साथ में 1 भी ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते ही नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो नहीं कर सकते हो? मैथ्स में ऐसा कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। प्लस a बाय 2, अब इसको क्या लिखोगे वहां पे? n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हो वहां पे? अब जरा सिंप्लीफाई करो जरा, क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है बोलो? ये un कैंसिल आउट होगा, माइनस इंटू माइनस क्या देगा वहां पे? इसको मैंने लिखा u इंटू 1, लिख सकते हैं वहां पे?
फिर क्या होगा, यहां पे an स्क्वायर बाय 2 है, अबे है कि नहीं है, और यहां पे माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस an स्क्वायर बाय 2, an स्क्वायर बाय 2 भी क्या होगा। अब क्या बचेगा, सिंप्लीफाई करो यार तुम लोग वहां पे, बताओ, अब सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे क्या होगा, ये माइनस साइन यहां पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस a बाय 2, और यहां पे क्या हो जाएगा 2n.1 माइनस 1 का स्क्वायर। नहीं 1 माइनस 2n है ना वहां पे, तो माइनस साइन बाहर निकाल दो, इसको प्लस कर दो, चेक करो सिंप्लीफाई करने पे ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैंने क्या कैलकुलेट किया है, मैंने कैलकुलेट किया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। इसको पूरा एक्सपांड कर दे रहा, और साइन को अंदर लेके जाओ, चेक करो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, और ये माइनस अंदर जाके 2n माइनस 1 बन जाएगा। इसको देना, रिमोट को देना है। क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है जो मैंने लिखा है। और मैंने जो इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन ऐसी लिखी थी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, मैंने लिखा था u प्लस कितना था a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। बताओ यही फॉर्मूला लिखा था नहीं लिखा था, और यही फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे। तो मैंने पूछा था कि ये इक्वेशन डायमेंशनली और फिजिकली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट होती, देखो वैसे हमें लगता है कि ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमें क्या दिखाई देता है L, और ये हमें क्या दिखाई देता है, बताओ यहां पे हमें दिखाई देता है कि ये वेलोसिटी का डायमेंशन है, और ये किसका डायमेंशन है, डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन अगर एक्चुअली देखोगे तो u नहीं है, u के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, और बताओ u के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई होगा तो u तो एल टी माइनस 1 होगा, और इस 1 का क्या हो जाएगा, अभी ये जो 1 है ये 1 यहीं से मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ है, ये 1 टाइम था कि नहीं था। तो यहां पे अगर 1 की बात कर रहे हैं तो 1 मैथ्स का कांस्टेंट नहीं, इसका डायमेंशन क्या है, और बताओ एल टी माइनस 1 इंटू टी, ये एल दे देगा कि नहीं दे देगा, प्लस अब चेक करो a यहां पे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस 2। वैसे हमें क्या दिखाई दे रहा है, वैसे हमें दिखाई दे रहा है 2n, लेकिन एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो n के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, तो n का क्या है टाइम, 1 का भी, तो यहां पे हो जाएगा एल टी माइनस स्क्वायर इंटू
तो बताओ ये भी क्या देगा सॉल्व करने पे? तो वहां पे लिखवाया था सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है तो रिजल्ट भी क्या मिलता है? सेम फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली और न्यूमेरिकली दोनों ही क्या है? करेक्ट है। वैसे हमें क्या लगता है? वैसे हमें लगता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम इसको u रीड कर रहे हैं और ये u नहीं है, ये वेलोसिटी के साथ टाइम क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हुआ है वहां पे। क्लियर है इतना? लिखो नेक्स्ट यूज लिखो वहां पे। फिर बुक कब खरीदोगे? कब खरीदोगे बुक? हाँ, तो कब खरीदोगे? अब तो बोलते बोलते 1 वीक हो गया। लिखो नेक्स्ट यूज लिखो वहां पे। अब देखो यूनिट एंड डायमेंशन का नेक्स्ट यूज क्या है? वी कैन डिराइव अ फॉर्मूला रफली। वी कैन डिराइव a formula roughly. We can derive a formula roughly. और इसी में लिखो वहां पे, इसी पॉइंट के नीचे लिखो वहां पे, if a quantity depends on many parameters, we can estimate. If a quantity depends on many parameters, we can estimate to what extent the quantity depends on the given parameters. If a quantity depends on many parameters, we can estimate to what extent the quantity depends on the given parameters. अब जैसे देखो यहां पे हम शो कर रहे हैं एक सिंपल पेंडुलम। जो भी सिंपल पेंडुलम होता है उसमें एक बॉब होता है, बॉब का मास m, स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी? l। अच्छा, इस सिंपल पेंडुलम को अगर हम इस तरह से वहां पे थीटा एंगल पे डिस्प्लेस कराएं और छोड़ दें तो क्या होता है? अभी सिंपल पेंडुलम देखा है कि नहीं देखा है लैब में तुम लोगों ने 9th 10th में? तो वहां पे एक स्ट्रिंग होती थी, स्ट्रिंग से एक मेटेलिक बॉब क्या होता था? लटका होता था। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि इस पेंडुलम को हम थीटा एंगल से लेके जाते हैं और छोड़ते हैं, तो जैसे ही हम छोड़ते हैं तो ये जो सिंपल पेंडुलम रहता है ये इस तरह से वहां पे क्या करता है? ऑसिलेट करता है। अच्छा, जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो ये ऑसिलेट करता है, लेकिन हमेशा ऑसिलेट करता है क्या? इसका जो एंगल रहता है वो बढ़ता है, घटते जाता है, डिक्रीज करते जाता है, और फाइनली देखा होगा ये पेंडुलम रुक जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि वहां पे एयर का रेजिस्टेंस होता है। तो एयर का जो रेजिस्टेंस रहता है वो इसके एम्पलीट्यूड को क्या करता है? डिक्रीज कराता है, और कुछ टाइम बाद ये सिंपल पेंडुलम वहां पे रुक जाता है। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म करें वैक्यूम में, यानी जहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में ये सिंपल पेंडुलम कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा। और जिस पोजीशन से हमने पेंडुलम को छोड़ा है, जब ये पेंडुलम वहां पे वापस आता है तो ये इसकी 1 साइकिल होती है। ये सिंपल पेंडुलम को जहां से हमने छोड़ा, सिंपल पेंडुलम वापस वहां पे आया, तो ये इसकी क्या होती है? 1 कंप्लीट साइकिल होती है। और इसी प्रिंसिपल पे क्लॉक क्या करती है? वर्क करती है। पेंडुलम वाली क्लॉक देखी नहीं देखी है? तो जो पेंडुलम की क्लॉक होती है वो इसी प्रिंसिपल पे क्या करती है? वर्क करती है। अब जब ये सिंपल पेंडुलम यहां से जाता है और यहां से वापस आता है, तो यहां पे इसकी 1 कंप्लीट साइकिल होती है, और 1 कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड को हम डिनोट कर रहे हैं t से। तो t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
टी रिप्रेजेंट कर रहा है इस सिंपल पेंडुलम की 1 कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड। फॉर्मूला डिराइव किया था क्या, या फॉर्मूला देखा था 9th-10th में? नहीं। अब मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि जो भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है स्ट्रिंग की लेंथ पे। अब तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। और मैंने इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करी कि इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड रहता है वो एक तो स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उस पार्टिकल के पास हमेशा क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। अच्छा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? अभी क्लास में बता, अबे ये सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है? सर्कुलर पाथ के रेडियस पे। और आगे जब क्लास 11th में सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो हम बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स निकल के आता है mv²/r। ये फॉर्मूला आगे हम लोग डिराइव करते हैं फिजिक्स में। तो देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे कैसे डिपेंड करता है, तो हम ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। इसका मतलब क्या हुआ कि मास अगर बढ़ेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ पे चलते हैं। तो कभी देखा है जब कर्व आता है, जब शार्प कर्व आता है तो हम कार पे ब्रेक क्यों मारते हैं, उसको स्लो क्यों करते हैं? नींद आ रही है? क्या पूछा मैंने अभी? क्या पूछा अभी मैंने? अरे कुछ पूछा ही मैंने कि नहीं पूछा? क्या पूछा? ये पूछा फैन में कितनी ब्लेड है, तो एसी किस कंपनी का है? कार क्यों करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं? कभी देखा है अगर हम बहुत तेज स्पीड में जा रहे हैं और कर्व आ रहा है, तो अगर हम उसी स्पीड पे निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कार क्या होने वाली, टॉपल होने वाली है। अब देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा कि नहीं रिक्वायर्ड होगा? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो हम उस कर्व को नेगोशिएट ही नहीं कर सकते। और सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है वेलोसिटी के स्क्वायर पे। इसका मतलब है वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही क्या होगा? ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण बनता है? वो बनता है कार का जो टायर रहता है और रोड होती है उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन वहां पे वो फोर्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है या इनवर्सली? तो अगर मैंने तुमसे बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, तो किस तरह से डिपेंड करता है? तो ये फॉर्मूला हमें इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं देता है कि डायरेक्टली डिपेंडेंट है, इनवर्सली है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 3 है। तो मैंने यहां पे बोला कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? अबे टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अच्छा, किस तरह से डिपेंड कर रहा है बोल पाओगे क्या? किस तरह से डिपेंड करने मतलब कि टाइम कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, या लेंथ के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है? ऐसा कुछ बोल पाओगे क्या अभी? नहीं। तो यूनिट एंड डायमेंशन मेथड का यूज ये है कि अगर हमें कोई इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे कि ये फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, तो उस फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं। समझ में क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने अभी? हम वो फॉर्मूले को डिराइव कर सकते कब? हैं, हमें इंफॉर्मेशन दी गई हो
कौन सी इंफॉर्मेशन? अबे हमें कोई बता दे ये चीज कि फॉर्मूला इन इन पैरामीटर्स पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो उस फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। लेकिन कैसे डिराइव करेंगे, रफली या एग्जैक्ट? रफली बोला है मैंने। अब मैंने यहां पे क्या बोला, मैंने यहां पे बोला कि जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किस तरह से डिपेंड कर रहा है वो तो मालूम नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर ए पे। ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? अभी हमें ए की कुछ वैल्यू नहीं मालूम है। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या बोला कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी की पावर बी पे। तो मैंने क्या पहले बोला, मैंने बोला टाइम पीरियड लेंथ की पावर ए पे डिपेंडेंट है, टाइम पीरियड जी की पावर बी पे डिपेंडेंट है। अब मैथ्स में पढ़ा है, जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर ए जी की पावर क्या हो गया। अच्छा, मैथ्स में जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो वहां पे क्या होता है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, टी इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट रहा है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहां पे कुछ कांस्टेंट आएगा। लेकिन ध्यान ना, ये कांस्टेंट मैथ्स का होता है, ये फिजिक्स का कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट कौन सा है, और मैथ्स का कांस्टेंट है, तो ये क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो अगले स्टेप में हमने क्या लिखा है, टी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट लेंथ की पावर ए जी की पावर, ऐसा लिख सकते हैं? अबे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड टी है कि नहीं है, एम की पावर 0 एल की पावर 0। बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो ये क्या बन गया 1। ये तुम्हारी क्या है, लेंथ, तो लेंथ का क्या होता है एल। जी क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का था एल टी माइनस 2 टू दी पावर क्या हो गया बी। अब अगले स्टेप में अगर देखोगे, लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करो, यहां पे एल की पावर ए, यहां पे एल की पावर, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये बनेगा एल की पावर ए प्लस बी। पढ़ाई नहीं पढ़ा इतना? अब यहां पे टी की पावर -2 होल टू दी पावर बी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, टी की पावर -2b। अब ये किसके बराबर, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1। देखो है कि नहीं वहां पे। अब मैंने बोला ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी होगी जब दोनों साइड के डायमेंशन क्या कर जाएं, मैच कर जाएं। बताओ यहां पे l का डायमेंशन क्या है, यहां पे l का डायमेंशन, तो a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, यहां पे टाइम का डायमेंशन, यहां पे टाइम का डायमेंशन, तो -2b 1 के बराबर होगा, तो b की वैल्यू -1/2 होगी कि नहीं होगी। अच्छा, b की वैल्यू -1/2 है, पुट कर दो यहां पे, तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई, आ गई इतनी। अब यहां पे सबकी वैल्यू पुट कर दो जरा। बताओ अब यहां पे अगर सबकी वैल्यू पुट करने जाओगे तुम क्या बोलोगे, टाइम पीरियड इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, फिर क्या लिखोगे, लेंथ की पावर हाफ, जी की पावर अबे -12। अब क्या करोगे वहां पे, यहां पे अब जाओगे तो ऐसा लिखोगे t इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, इसको अब ऐसा लिख सकते हो क्या, बताओ ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये g की पावर -1/2 है, नीचे जाके क्या होगी, g की पावर +1/2, और 1/2 का मतलब √, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब ये फॉर्मूला हमने रफली डिराइव कर दिया कि नहीं डिराइव कर दिया। रफली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें इस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जो टॉपिक आता है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब हम टॉर्क का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं
तो ये फॉर्मूला डिराइव किया जाता है और कांस्टेंट की वैल्यू वहां पे 2 पाई निकल के आती है। तो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, जो हम फिजिक्स में एग्जैक्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं टाइम पीरियड का, वो होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। बताओ यही टाइम पीरियड हमने यहां पे डिराइव किया है क्या? नहीं। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये फॉर्मूला हमने रफली डिराइव किया है। लेकिन हमें ये तो पता चल गया ही नहीं, पता चल गया कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है रूट ऑफ एल पे, और टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? रूट ऑफ जी पे। तो अगर हमें यह बता दिया जाए कि फॉर्मूला किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो उस फॉर्मूले को वहां पे हम क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। लिखो इतना। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो 11 में पूछता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिराइव करो यूजिंग यूनिट एंड डायमेंशन मेथड। हो गया? हो गया ना इतना? लिखो, नेक्स्ट लिखो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स acting over a particle, centripetal force acting over a particle depends upon, centripetal force acting over a particle depends upon, तो हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है मास पे, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, और तीसरा क्या बोला है? सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है सर्कुलर पाथ के रेडियस पे। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। अब करना क्या है? यूजिंग यूनिट एंड डायमेंशन मेथड लिखना, यूजिंग यूनिट एंड डायमेंशन मेथड, यूजिंग unit and dimension method, using unit and dimension method, using unit and dimension method, guess the formula of centripetal force, using
यूनिट एंड डायमेंशन मेथड, guess the formula of centripetal force. अब बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मास की पावर ए पे, है ना? फिर क्या बोलोगे? फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी की पावर बी पे, साथ में फोर्स डिपेंड कर रहा है रेडियस की पावर सी पे। अब तीनों को कंबाइन कर दें, तीनों को कंबाइन करेंगे तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सम कांस्टेंट m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है? फोर्स है, तो एम एल टी माइनस टू है, इसका क्या हो गया? 1। मास का m, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, रेडियस एक तरह की लेंथ। देखो है कि नहीं वहां पे? अबे है कि नहीं इतना? अब बताओ, लॉ ऑफ यूज करो वहां पे इंडाइसेस, तो क्या मिलेगा वहां पे? m की पावर a, l की पावर क्या बनेगी? अभी यहां पे b है और यहां पे, तो क्या बनेगी? l की पावर b प्लस c। फिर t की पावर, लेफ्ट हैंड साइड कितना? एम एल। अब इक्वेट करो जरा पावर स्क्वायर। इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो यहां पे m की पावर a, यहां पे m की पावर, तो a 1 आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे l की पावर, यहां पे l की पावर, तो b प्लस c क्या हो गया? 1। यहां पे t की पावर, यहां पे t की पावर, तो b कितना आ गया? अच्छा, b2 आ गया, तो b की वैल्यू 2 पुट कर देगा, तो c की वैल्यू, अब हमें क्या करना है? यहां पुट करना है। हम क्या बोलेंगे? फोर्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, m की पावर क्या है? 1, फिर m की पावर 1, फिर वेलोसिटी की पावर b कितना है? फिर रेडियस की पावर c कितना है? तो अब जो रिजल्ट आता है f इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, बताओ ये फॉर्मूला रफली डिराइव हो गया कि नहीं डिराइव हो गया? और बाद में जब हम फिजिक्स में ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो ये जो कांस्टेंट रहता है उसकी वैल्यू, जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है mv² बाय r। भाई करेक्ट फॉर्मूला तो ये है, लेकिन हम यूनिट एंड डायमेंशन मेथड से फॉर्मूले को केवल कैसा डिराइव कर सकते हैं? रफली। लिखो, अब इसमें क्वेश्चन लिखो जरा। लिख लिया? अबे लिखा कि नहीं लिखा?
हमें केवल यही प्रॉपर्टी यूज करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन को हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ स्मॉल स्टील बॉल, a small steel ball, a small steel ball of radius r, a small steel ball of radius r is allowed, a small steel ball of radius r is allowed to fall under gravity, a small steel ball of radius r is allowed to fall under gravity, a small steel ball of radius r is allowed to fall under gravity through a column of viscous liquid. A small steel ball of radius r is allowed to fall under gravity through a column of viscous liquid of coefficient of viscosity eta, coefficient of viscosity eta, ऐसे डिनोट करते हैं, नहीं डिनोट करते थे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से, अभी था नहीं था सिंबल ये। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम the velocity of the ball, after some time the velocity of the ball attains a constant value, after some time the velocity of the ball attains a constant value known as terminal velocity, known as terminal velocity, और जो भी टर्मिनल वेलोसिटी है उसको हम vt से डिनोट करते हैं। तो vt क्या रिप्रेजेंट करता है, टर्मिनल वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, द टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉल, द टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉल। दूसरा लिखो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दूसरा वहां पे लिखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तीसरा जो है वो है रेडियस, और चौथा जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, जी पे। तो ईटा जो है, ईटा वहां पे क्या है, ईटा है वहां पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है मास पे, ईटा पे, रेडियस पे और एक्सेलरेशन पे, यही है कि नहीं वहां पे। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर अपॉन एम जी। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें बोल रहा है टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर एम जी। और फोर्थ ऑप्शन जो दे रहा है वो दे रहा है टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम जी आर अपॉन ईटा। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है।
अब ध्यान ना, यहां पे हमें फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है यहां पे, हमें केवल ये देखना है कि जो ऑप्शन सही होगा तो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या कर जाने चाहिए, मैच कर जाने चाहिए। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन किसके हैं, तो L T माइनस 1। बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है कि नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो मैथ्स का कांस्टेंट आता है, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। अब चेक करो राइट हैंड साइड में किसका डायमेंशन L T माइनस 1 के बराबर है, और सबके डायमेंशनल फॉर्मूले इससे पहले हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ईटा का डिराइव किया था कि नहीं डिराइव किया था, अबे किया था कि नहीं किया था, तो बताओ कौन सा ऑप्शन अब यहां पे सही है, पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट, पहले ही मैच कर गया क्या। बताओ मास का क्या होता है, m, एक्सलरेशन का L T माइनस 2 अपॉन, अब बताओ ईटा का क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला, m L T और R एक तरह की, तो L से L कैंसिल आउट हुआ, M से M कैंसिल आउट हो गया, L की पावर -1 ऊपर जाके क्या हो गई, फिर यहां पे हो गया T की पावर -2 ऊपर जाके T की पावर, तो ये हो जाएगा L T माइनस 2 प्लस 1, तो ये L T माइनस 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी L T माइनस 1 है, राइट हैंड साइड भी क्या है, तो इसका मतलब है कि जो पहला ऑप्शन है वही हमारा क्या है, करेक्ट है। तो जो आंसर सही होगा वहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे। लिखो, अब एक क्वेश्चन लिखो यार, a gas bubble, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बुक में होता है, a gas bubble from an explosion under water, a gas bubble from an explosion under water oscillates with a time period, oscillates with a time period proportional to P की पावर A, D की पावर B और E की पावर C। तो हमारे पास एक बबल है जो ऑसिलेट कर रहा है और उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, P की पावर A, D की पावर B, E की पावर C। अच्छा, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिख लो वहां पे P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर, D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, D रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर, और जो E है तो फॉर्मूले में E रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। तो जो भी टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे, डेंसिटी पे और एनर्जी पे। अब करना क्या है, देन द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C आर,
देन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आर, तो हमें ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, और अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन को मैच करा दो। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? अबे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? m0 l0 t1 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, तो वो तो क्या हो गया 1। अब P प्रेशर होता है, प्रेशर का क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, m l माइनस 1 t की पावर -2। D क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब था मास अपॉन वॉल्यूम, तो m l माइनस 3। E क्या है? और लिखवाया था एनर्जी कोई सी भी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के बराबर होगा कि नहीं होगा? वर्क का क्या था? ml स्क्वायर, बोलो m की पावर क्या बनेगा? यहां पे a प्लस b प्लस c, देखो यही m की पावर है कि नहीं? वहां पे l की पावर क्या बनेगा? यहां पे -a -3b प्लस 2c है इतना। t की पावर क्या बनेगा? -2a -2c। अब क्या करेंगे? इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो दोनों के पावर्स को हम क्या करें? तो a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? -a -3b प्लस 2c, वो भी क्या होगा? 0। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? -2a -2c, 2 से डिवाइड कर दे वहां पे। अभी कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो यहां पे क्या बन जाएगा? अबे हाफ बने नहीं बनेगा? करो, अब क्या करोगे? 3 इक्वेशन लिखी है और कितने अननोन है? 3। तो मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करनी आती ही नहीं आती? 9th 10th में सीखी थी? बता क्या आएगा फिर? 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो पहले किसी 2 को सॉल्व कर दें और तीसरे से वहां पे क्या कर दें? जैसे पहले इन दोनों को ऐड कर दे रहा, अभी कर सकते ना इक्वेशन। ये अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन
और मैथ्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी 9-10 तक? हाँ, तो कैसे करते हैं? पहले दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो 1 और 2 को अगर ऐड कर दें तो a से a क्या होगा? b माइनस 3b माइनस 2b, फिर माइनस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 0। कुछ हुआ? सॉल्व हुआ क्या वहां से कुछ? हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ हो रहा है वहां पे। 1 और 2 को सॉल्व करें कि 2 और 3 को सॉल्व करें? करो, क्या करोगे तुम लोग? भाई यहां से भी चेक करो तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 3c/2 आएगी नहीं आएगी? फिर b की वैल्यू यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, दोनों को सॉल्व करें तो वहां से ही मिलेगा। करो तुम लोग, क्या करोगे यहाँ पे? मान लो हम 1 और 2 को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अब किसको सॉल्व करें वहां पे? अच्छा, 1 और 3 को सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो सीधे b की वैल्यू मिल जाएगी। अबे 1 और 3 को अगर सॉल्व करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। होगा? ऐड करो जरा इसको। अब ऐड करोगे तो माइनस 2a प्लस 2a माइनस 2c प्लस 2c, तो क्या बनेगा वहां पे? बनेगा इतना? 2b 1 बनेगा तो b की वैल्यू 1, अबे 1 की 1/2, तो b आ गया 1/2। अब क्या करें? अब b की वैल्यू 1/2 यहां पुट करो, यहां पे पुट करो, दोनों को ऐड कर दो तो c मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? करो, अब क्या करोगे तुम? अबे ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना सीखी थी 10th में? अबे आया? आता ही नहीं इक्वेशन सॉल्व करना तुम लोगों को। कितना? अभी करना क्या है? b की वैल्यू पुट करी 1 यहां पे। अबे इन दोनों इक्वेशन को अभी मैंने किसको सॉल्व किया था? 1 और 3 को सॉल्व किया था ना। अगर मैं 1 और 2 को सॉल्व करता तो a से a कैंसिल आउट होता, b माइनस 3b क्या देता? माइनस 2b प्लस 3c इक्वल 0 देता कि नहीं देता? अब b की वैल्यू कितनी पुट करने के लिए बोली है? तो कितना हो गया? माइनस 1 प्लस 3c इक्वल 0, तो c की वैल्यू 1/3 आएगी। अब c 1/3 है, b हाफ है, तो a प्लस b प्लस c, तो a की वैल्यू कितनी? माइनस क्या? 5/6, तो ये a है,
ये B है और ये तुम्हारा वहां पे क्या है, C है ऐसा? पढ़ी थी मैथ्स? कौन सी क्लास में पढ़ी थी तुम लोगों ने? कौन सी क्लास में पढ़ी थी, फर्स्ट में या सेकंड में? अब इतना टाइम लगता है 3 इक्वेशन सॉल्व करना है तुम लोगों को? हाँ, वो तो बोल रहे सर सॉल्व कर दिया, तुम 1 दिन लगाते पूरा सॉल्व करने में ना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन लिखो वहां पे, द स्पीड v ऑफ रिपल्स, द स्पीड v ऑफ रिपल्स, रिपल्स क्या होती हैं? अभी कुछ वर्ड सुना है ऐसा, RI ऐसा कुछ था वर्ड, रिपल्स क्या होती है? रिपल्स तू बोल भाई, अंडर 19 क्या नहीं सुना तूने? वर्ड ही नहीं सुना रिपल्स? मीडियम कौन सा था, हिंदी या मराठी? तो काहे का इंग्लिश जब तूने वर्ड ही नहीं सुना रिपल्स? तूने सुना था रिपल्स क्या होती है? अरे कुछ नहीं, पानी में पत्थर डालो तो क्या होती है? अरे वो रिपल्स बनती नहीं, रिपल्स क्या डिस्टरबेंस है जो बनता है वहां पे। और जो रिपल्स बनती हैं पानी में वो कुछ स्पीड से बढ़ती कि नहीं बढ़ती हैं आगे? तो लिखो वहां पे, द स्पीड v ऑफ रिपल्स डिपेंड्स अपॉन, जो भी v स्पीड है, v यहां पे क्या है? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो भी स्पीड है, द स्पीड v ऑफ रिपल्स डिपेंड्स ऑन देयर वेवलेंथ लैम्डा। तो एक तो ये डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, दूसरा जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है वहां पे डेंसिटी रो पे, और तीसरा जो है, तीसरा यहां पे डिपेंड करती है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन को यहां पे उसने सिग्मा से डिनोट किया है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो भी स्पीड है रिपल्स की वो किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे, डेंसिटी पे, और तीसरा किस पे? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देन v इज प्रोपोर्शनल टू, देन v इज प्रोपोर्शनल टू, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है देन v इज प्रोपोर्शनल टू, जो 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन दे रहा है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट लैम्डा। दूसरा क्या बोल रहा है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तीसरा क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा, और चौथा है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट लैम्डा। अब बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब कौन सा ऑप्शन सही है वो कैसे बोल पाएंगे? अभी कौन सा फॉर्मूला सही है? कैसे कर दोगे दोनों साइड सेम? ये पूरा फॉर्मूला है क्या? तो कैसे सेम कर दोगे? अबे कौन सा ऑप्शन सही हो तब बोल पाएंगे जब हम फॉर्मूला रफली डिराइव कर लेंगे। अगर हमने फॉर्मूले को रफली डिराइव कर लिया तभी तो हम बता पाएंगे ना कि v लैम्डा पे किस तरह से डिपेंडेंट है। आया ना? डायमेंशन कब मैच कराते हैं? अबे जब पूरा फॉर्मूला दिया होता। ये पूरा फॉर्मूला है क्या? ये तो फॉर्मूले के लिए एक टर्म है। तो फॉर्मूला उस टर्म पे कैसे डिपेंडेंट है वो तभी बता पाएंगे जब हम उस फॉर्मूले को क्या कर रहे होंगे, डिराइव कर रहे होंगे। करो अब डिराइव, कैसे करोगे डिराइव फॉर्मूले को?
क्या कर रहे हो? कैसे था फॉर्मूला, कैसे डिराइव करते हैं? अबे कोई फॉर्मूला अगर 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है तो क्या समझाया मैंने अभी? हाँ बोलो, क्या लिखे हैं? अबे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? लैम्डा की पावर a, रो की पावर b, सिग्मा की पावर। अबे ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं। फिर क्या करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, सम कांस्टेंट, फिर लैम्डा की पावर a, रो की पावर b। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अबे लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी है, स्पीड है कि नहीं है? तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर। अच्छा, वेवलेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वेवलेंथ क्या होती है? लेंथ। तो वेवलेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l की पावर a, डेंसिटी का m, सरफेस टेंशन का लास्ट क्लास में लिखवाया था, क्या था? फोर्स पर यूनिट लेंथ m t-2 होल टू दी पावर c। देखो यही है कि नहीं वहां पे? अबे है या नहीं है? हाँ, फिर अब राइट हैंड साइड क्या बनेगा? अबे पहले m की पावर क्या बन गई? b प्लस c, l की पावर a माइनस 3b, और t की पावर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर। अब इक्वेट करो, बताओ। अब जब इक्वेट करोगे तो पहले क्या लिखोगे? b प्लस c किसके बराबर? 0। फिर a माइनस 3b 1 के बराबर, माइनस 2c। तो c की वैल्यू कितनी? अच्छा, c अगर 1/2 है, अब b की वैल्यू पुट करो। अब बताओ a कितना वहां पे? कितना? माइनस हाफ कि प्लस हाफ? हाँ, अबे b की वैल्यू पुट करोगे तो a माइनस माइनस प्लस 3/2, उधर जाके 1 माइनस 3/2। तो चेक करो a की वैल्यू है। अब बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया सम कांस्टेंट, लैम्डा की पावर क्या थी? a का मतलब, फिर क्या था? रो की पावर b का मतलब, फिर क्या था? सिग्मा की पावर c कितना? अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो v इक्वल्स टू सम कांस्टेंट होगा। बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या? भाई ऊपर -1/2 है, नीचे जाके सब +1/2 हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला बता रहा है वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अबे सिग्मा नहीं, लैम्डा से रिलेट करना है। 4 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में यही पूछना है कि वेलोसिटी लैम्डा पे किस तरह से डिपेंडेंट है। तो v जो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट लैम्डा होगा कि नहीं होगा? तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 4th होगा कि नहीं होगा? समझ में है? सेकंड यूज क्या बताया? सेकंड यूज क्या समझा है? सेकंड यूज, हम किसी फॉर्मूले को रफली क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? हमें यह बताया जाए कि वो फॉर्मूले कितने पैरामीटर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। इतना समझ में है?